प्रणाम। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। स्टार सीड के अभी तक के जितने भी सीरीज चले उसमें हमने देखा कि स्टार सीड क्या है, वो कैसे दिखते थे, उनका बॉडी कैसा था, सेल्यूलर मेमोरी बैंक क्या है और उनको एनकोड कैसे किया गया, सोलर एंजल्स, गोल्डन सोलर एंजल्स, ये सब कौन है। और आज हम लास्ट सेशन में ये जानेंगे कि स्टार सीड पृथ्वी पर अवतरित कैसे हुए। उनको पृथ्वी पर अवतरित होने से पहले पृथ्वी पर क्या क्या तैयारी की गई और ये तैयारियां किसने की। जिन्होंने ये तैयारियां की उनको वॉचर्स कहते हैं। तो वॉचर्स क्या अभी भी हैं? उन्होंने क्या क्या काम किया, उन्होंने किस तरह से स्टार सीड्स की हेल्प की और स्टार सीड आगे अपना काम कैसे करेंगे उसमें सहायता की। तो चलिए आज के सेशन में जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अब बात आती है वॉचर्स एंड साइट्स ऑन अर्थ। अब पृथ्वी पर अवतरित होना है, मतलब जन्म नहीं लेना है, सीधा लैंड करना है। तो कहाँ लैंड करेंगे, कौन सी जगह पे लैंड करना होगा और वॉचर्स कौन है। वॉचर्स का सीधा भाषांतरण करे तो देखने वाला, जो देख रेख कर रहा है, उसको बोला गया वॉचर्स। मेरे एग्जैक्ट ऊपर की इमेज में आप देख सकते हैं कि दो व्यक्ति जो है वो तालाब के आगे खड़े हुए हैं और देख रहे हैं। तो ये वॉचर्स का इसमें क्या रोल है, स्टार सीड को अर्थ पे लाने में उनकी क्या भूमिका है, आइए देखते हैं। बिफोर colonization on earth, giant angelic beings descended to scattered location called watchers। धरती पर, अब आगे हमने जैसे देखा कि धरती पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें इम्प्लीमेंट की जा रही है। जैसे टाइम डाला, टाइम का कॉन्सेप्ट डाला, स्पेस का कॉन्सेप्ट डाला, पर अभी कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि पृथ्वी के जो जीव है उनका अभी अस्तित्व नहीं है, ना ही ये स्टार सीड आए हैं। तो स्टार सीड के आने से पहले विशालकाय एंजेलिक बीइंग्स जो है देवदूत के स्वरूप में, वो डिसेंडेड टू अर्थ, वो धरती पर आए ऑन स्कैटर्ड लोकेशन, कोई एक जगह पे नहीं, अनेकों जगह पे वो उतरे, जिनको बोला गया वॉचर्स। टू एस्टैब्लिश अ सेरेमोनियल कॉम्प्लेक्सेस फॉर अराइवल ऑफ स्टार सीड। अब उनको क्या करना था, वो धरती पर आ गए, उनको बनाना था ऐसा कॉम्प्लेक्स, एक बनाना था, एक जगह, एक ढांचा बनाना था जिसके अंदर स्टार सीड के आने के लिए उनके जो सेरेमनीज होंगे उसके लिए सारी व्यवस्था करना। तो क्या हुआ, वंस प्रिपरेशन डन, मैनी लेफ्ट द अर्थ एंड वेंट बैक टू देयर ओरिजिन। तो इसमें से कुछ वॉचर्स जो थे, बहुत सारे वॉचर्स आए थे, उसमें से कुछ लोगों ने एक कॉम्प्लेक्सेस बना दिए, सारा प्रिपरेशन कर दिया और वो अपनी जगह वापस चले गए। उनका इतना ही रोल था। और कुछ जो वॉचर्स थे वो यहीं धरती पर रुक गए। क्यों? क्योंकि उनको आगे और काम करना है जब स्टार सीड धरती पर आएंगे। सम स्टेट टू एक्टिवेट द साइट एंड फुलफिल द पर्पस। वो जो साइट है, वो जो जगह है, वो जो स्थल तैयार किया गया है, उसको सक्रिय करना है, उसको काम में लाना है और फुलफिल द पर्पस, ये जो उनका हेतु है, उनका और भी काम है, हम आगे जानेंगे, वो करने के लिए वो रुक गए। तो धरती पर कौन कौन सी साइट है, कौन कौन से स्थल है जहां पर ये स्टार सीड्स उतरे, ये कुछ साइट का नाम दिया गया है, जरूर नहीं कि इतने ही हो। एक है लेक टिटिकाका, साउथ अमेरिका। दूसरा है नक्की लेक, माउंट आबू, राजस्थान, इंडिया। तीसरा है अतीतलान, ग्वाटेमाला। चौथा है लेक विक्टोरिया, अफ्रीका। इसके अलावा
और कौन से साइट थे? जायंट कॉजवे आयरलैंड में, टकला मकान डेजर्ट इन रशिया, गोबी डेजर्ट, गोबी का जो रण है मंगोलिया में जो स्थित है, वहां पे ये साइट बनाए गए। मेरे एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में आप देख रहे हैं, लेक का एक फोटो है और डेजर्ट का एक फोटो है। अब देखने वाली बात है कि ऐसे सिलेक्शन ही क्यों किया गया ऐसे साइड का? क्यों? क्योंकि अगर स्टार सीड जो लैंड करते हैं, वो अगर पानी में लैंड करेंगे तो फ्रिक्शन के कारण जो गर्मी उत्पन्न हुआ होगा वो मिनिमलाइज हो जाएगा, और लैंडिंग किसी से टकराने की ना बजे, टकराए नहीं और सेफली हो जाए। सेम पर्पस है डेजर्ट का। रेत का जो जगह है वहां पे कुछ टकरा कर टूटने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए ऐसे जगहों को पसंद किया गया। अब जो कॉम्प्लेक्स मतलब जो बिल्डिंग बनाया वो कैसा था? द कॉम्प्लेक्सेस विथ बीम ऑफ लाइट एंड स्पेशल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब यहाँ पे भी समझिए, ये उस टाइम का टेक्नोलॉजी है जो काम करता है प्रकाश और आवाज। आप समझ लीजिए, ध्वनि और प्रकाश यही दो जो मेन फैक्टर है वही ब्रह्मांड में है, इसी से सारी रचना हुई है। तो ये कितना सिंपल, आज की डेट में भी काम करने वाला चीज है जो उस टाइम भी काम कर रहा था। कितना भी आप हाई फाई टेक्नोलॉजी बना लीजिए, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये इतना एंशियंट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू स्टार सीड्स को अर्थ पे लाया गया। आगे जानेंगे वो सब कैसे होगा, एक एक टेक्निकल डिटेल हम देखेंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बने थे उसमें क्या करना था, ये तो समझ में आ गया कि ये इससे बीम ऑफ लाइट और साउंड ये सब सिस्टम उसमें था, लेकिन मेन पर्पस क्या था उसका, इतना बड़ा जगह बनाने का क्या कारण हो सकता है? मिस्ट्री स्कूल फॉर स्टार सीड इनिशिएट्स। अब जो स्टार सीड्स हैं दूसरे ग्रह के हैं, उनको पृथ्वी के बारे में जरा भी मालूम नहीं है, कोई भी अंदेशा नहीं है, उनको ड्युअलिटी के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। तो उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, मिस्टीरियस नॉलेज जो है वो उनको दिया जाएगा। टीचिंग द टूल्स एंड टेक्निक्स, ऐसे साधन दिए जाएंगे, ऐसी यांत्रिकी सिखाई जाएगी, ऐसी तकनीक सिखाई जाएगी कि वो अर्थ का जो डिवाइन प्लान है उसको पूरा करने के लिए ये सारा उनका ट्रेनिंग होगा। तो ये ट्रेनिंग कहाँ पे होगा? इस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। अब रेडी टू लैंड, अब पृथ्वी पर उतरने के लिए वो रेडी हो गए। पूरा स्पेसक्राफ्ट में अपना पॉड के अंदर बैठ गए हैं, सब सेट है। अब कहाँ उतरना है, कैसे उतरना है, ये जो हमने देखा था कि वहाँ वॉचर्स ने जो प्रिपरेशन करके रखी थी उसके बारे में आप जानते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए थे वो पिरामिड शेप के थे, और ये जो मेरे एग्जैक्ट ऊपर है वो इल्यूस्ट्रेशन है, और सामने जहाँ अनाहु लिखा हुआ है ग्रीन कलर में उसके बाजू में आप देख सकते हो लेक के अंदर एक चोटी जैसा है, पर्वत की चोटी जैसा, पर असल में वो क्या है? वो ये बनाया हुआ पिरामिड है। अनाहो करके एक जगह है, उसमें लेक है, और ये लेक के अंदर ये पिरामिड बनाया गया था, जिसको हम सेरेमोनियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जब सारा कंडीशन ठीक हो गया, सारा का सारा प्रिपरेशन हो गया, तब धरती पर ऐसे अनेक जगह, मैंने बोला था ना कि अनेक जगह पे वो वॉचर्स जो है वो उतरे थे,
अलग अलग लोकेशन पे। तो पृथ्वी पे हर जगह अलग अलग लोकेशन पे ये सारा उन्होंने प्रिपेयर करके रखा था, क्योंकि स्टार सीड भी सब एक ही जगह नहीं उतरने वाले, वो भी पूरे अर्थ में स्कैटर्ड अलग अलग जगह पे उतरने वाले थे। तो सारे जगह एक्टिव होने चाहिए, उसी हिसाब से सारे कंडीशन मैच होने चाहिए, क्योंकि सब एक साथ आएंगे। तो सब एक साथ रेडी होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो ऑल कंडीशन मैच, जब सारी तैयारियां एक साथ हो गई, तब बेकन ऑफ लाइट, अब बेकन मतलब जो हम जिसको नेविगेटर या अ, ये जो दिशा निर्देशक हम जिसको बोलते हैं, कंपास जिसको बोलते हैं, उस टाइप का, जो बताएगा कि एग्जैक्टली लाइक जीपीएस कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको उतरना है। तो वो बना बीकन ऑफ एन फ्रॉम पिरामिड कॉम्प्लेक्स। तो वो जो जगह है, वहां से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किए गए। आप ऑपोजिट में देख पा रहे होंगे कि जो अर्थ है उसके सरफेस के ऊपर ये पिरामिड कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, वहां से सब जगह से सिग्नल छोड़े गए। ऑल पॉड्स वर रिलीज फ्रॉम हेवन, पॉड्स स्पाइरल डाउन एंड टम्बल्ड। ऊपर से वो सारे जो पॉड्स हैं उनको रिलीज किया गया, जैसे ही सिग्नल आया वो तुरंत नीचे आने लगे। अब ये जानेंगे कि वो कैसे आए, सीधा सीधा ऐसे आ गए? नहीं, वो आए स्पाइरल वे में, ऐसा ऐसा स्पाइरल होते होते नीचे आ रहे हैं स्पाइरल, और ऐसा ऐसा टम्बल हो रहे हैं, ऐसा ऐसा गोल गोल घूमते हुए वो नीचे की तरफ आए। अब नीचे आ तो गए, नीचे आ रहे हैं जैसे, तो सब उलट पुलट हो जाएगा क्योंकि ये इतना तेजी से घूम रहे हैं? नहीं, उसमें जो केंद्र की बल है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो उनका रीअलाइनमेंट करता है। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो पॉड के अंदर है, जिसके अंदर ये स्टार सीड थे जो मानव स्वरूप में थे, तो वो तो ऐसा चक्कर खा के बेहोश हो जाते? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिले, उस हिसाब से उनको घुमाते हुए नीचे लाया गया ताकि वो अंदर सेफ रहे। क्रिएटेड अट्रैक्टिव मंडला रेडिएटिंग आउटवर्ड्स। तो जो पृथ्वी वाला आप इमेज देख रहे हैं ऑपोजिट में, उसमें जैसे मंडला दिख रहा है चारों ओर पृथ्वी के, वैसा एक वो पैटर्न बनाते हुए नीचे तक आए। और वो कुछ कुछ लोग जिनके पास वो दृष्टि है, वो लोग अभी भी वो साइट पे वो फ्रैगमेंट्स ऑफ पॉड, वो जब धरती पर आ गए, वो जो पॉड्स नीचे उनके अवशेष उनको दिखते हैं। फिर जो नीचे आ रहे थे उनका ट्रांसमिशन रुका, नीचे लाने के लिए जो सिग्नल भेजा गया था वो रोक दिया। और जो बेकन्स थे, मतलब जो ये सिग्नल छोड़ रहे थे, उनको ऊंचा किया गया। इतना ऊंचा किया कि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो इनको खींच कर ले आए, उससे पहले उनको पकड़ कर नीचे ले आए। तो देखिए कितनी चीजों का ध्यान रखा गया। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया, ग्रेविटी दिया, ग्रेविटी से बचाया, उनको जलने से बचाया, और ऐसी जगह उतारा कि वो अगर जलते भी है तो तुरंत बुझ जाए, लेक के पानी में या तो डेजर्ट की सैंड में। दे ब्लॉब्ड एंड फ्लोटेड, मतलब वो पानी में उतरे, जैसे ही उनको लेक में उतारा वो उलट पलट होने लगे, थोड़ा डूबे फिर सतह पर आए, फिर डूबे फिर सतह पर आए। कई बार हम देखते हैं ना कि कोई चीज धमाक से ऐसे पानी में गिरती है तो पूरा वो अंदर जाती है, फिर वो सरफेस पे ऊपर तैरती है। तो ऐसा होने से वो ठंडे हो गए। जो फ्रिक्शन उनको लगा था, जिस वजह से वो गर्म हो गए थे। आपको पता होगा कि पृथ्वी में जैसे ही कोई अवकाश से कोई चीज आती है तो वो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से वो जल उठता है। तो ये गर्म हो गए थे, तो पानी में उतरते ही वो ठंडे हो गए। टेकन आउट बाय वॉचर्स। अब वॉचर्स जो यहाँ रुक गए थे, उनका काम शुरू हुआ। उन्होंने क्या किया, वो सारे पॉड्स को पानी से बाहर निकालने लगे। अब लैंडिंग एंड ट्रेनिंग, लैंड तो हो गए, अब ये सारे स्टार सीड्स की ट्रेनिंग शुरू होगी। तो
क्या हुआ, सम मिस द टारगेट। ये जो आ रहे थे उसमें कुछ जो है अनफॉर्चुनेटली वो टारगेट को कैच नहीं कर पाए, सिग्नल कैच नहीं कर पाए। स्मैश्ड यानी कि टकरा कर वो टूट गए। और जहां जहां वो टूट कर गिरे, जहां जहां वो टकराए, वहां पे क्रेटर बन गए, विशाल काय खड्डे बन गए। और उनका जर्नी वहीं पर खत्म हो गया। फिर जो बाकी के पोर्ट्स थे उनको लेक से निकाल के वॉचर्स ने क्या किया, वार्म्ड बाय द सन, फिर उनको ठंडे पानी से निकाल के धूप में रखा किनारे पर लाकर। जैसे ही वो किनारे पर लाए और थोड़े से गर्म हुए, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आए, तो एक के बाद एक वो जैसे अंडा टूटता है वैसे खुलने लगे। जैसे ही वो खुले और उनके अंदर क्या किया गया, डीप पेनिट्रेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो पिरामिड कॉम्प्लेक्स के उसके अंदर डाला गया, ताकि जो अंदर बीइंग्स है, जो अंदर स्टार सीड है, उनको अवेकन किया जाए। उनको निकाला, उनके जो हेलमेट थे वो निकाले, उनके सेफ्टी स्ट्रैप जो थे, उनको सेफ्टी के लिए जो बेल्ट बांधे गए थे वो सब निकाले। और धीरे से उनको बाहर निकाला गया पॉड से। यहाँ पे मेरे एग्जैक्ट ऊपर आप देख रहे हैं कि ऐसा एक पॉड आया जिसके अंदर जीव है। और ऑपोजिट में जो इमेज है उसमें दिखाया कि जो वॉचर्स है वो उनको बचाकर बाहर निकाल रहे हैं, उनको सेफली बाहर निकाल रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आए, वो सूर्य को देखकर ही उस जो किनारा था लेक का, वहां पे वो लेट गए। लेटते ही वो स्टार सीड्स को नींद हो गई। फिर जब वो जगते हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया है। वो जो जिस सामान के साथ वो आए थे, उनका जो पॉड था, जो उनका यान था, उनका जो हेलमेट था, वो सारा चीजें जो है, वो जो वॉचर्स है उन्होंने साफ सफाई करना शुरू कर दिया। वॉचर्स वर क्लीनिंग एंड रिमूविंग द ट्रेसेस। फिर क्या हुआ, टेकन टू पिरामिड फॉर देयर अर्थली इनिशिएशन। अब यहाँ पे जैसे सामने वाली इमेज में आप देख रहे हो बोट पड़ा हुआ है, वैसे ही उनको बोट में बिठा के उनको ले गए वो पिरामिड कॉम्प्लेक्स तक। वहां पे उनका इनिशिएशन, उनका दीक्षा, उनका जो आगे का टीचिंग है वो शुरू होगा। एज वी डिसेंडेड फुल्ली इनटू मैटर, फुल नेगेटिव, फुल ऑफ नेगेटिव इमोशंस। अब फिर से यहाँ वी लिखा, क्योंकि वो स्टार सीड के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार सीड वो खुद को मान रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वी शब्द का प्रयोग किया गया कि हम सब स्टार सीड हैं, जो ये पढ़ रहा है, जो ये सुन रहा है। तो क्या हुआ कि जैसे ही हम ये भौतिक जगत में आए, हमारे साथ साथ नेगेटिव इमोशंस भी आने लगे। क्यों? आपका जेनेटिक कोड चेंज हो गया है। अब आप वननेस को भूल गए हैं। और आगे ये भी जानेंगे कि ये सब कैसे हुआ, कैसे भूलने लगे सारा चीजें। और एडिशनली ये नेगेटिविटी भी उनके अंदर आने लगी। नेगेटिविटी मतलब क्या? डर, भय, एक नई जगह पे ऑकवर्डनेस, ये सब उनके अंदर आने लगा। इम्प्रिजन्ड इन मैट्रिक्स ऑफ ड्युअलिटी, उनको ये ऑलरेडी जेल जैसा फील होने लगा। द वन फॉल अपार्ट एंड स्प्लिट द पोलैरिटीज। अब उनके अंदर बदलाव होना शुरू हो गया। एकत्व का भाव जो था वो धीरे 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 दूर होने लगा, टूटने लगा। एंड स्प्लिट इनटू पोलैरिटीज। यहाँ पे जो ड्युअलिटी है, पोलैरिटी है, मतलब एक चीज का ऑपोजिट एग्जिस्ट करता ही है। जैसे मेल है तो फीमेल है, डार्क है तो लाइट है। पोलैरिटीज एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से पूरा ऑपोजिट है, लेकिन एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। ऐसी पोलैरिटीज का उन्होंने अनुभव करना शुरू किया। तो ये सारी चीजें तो उनके लिए बिल्कुल नई थी। तो ऐसा लगा कि कोई आफ्टर शॉक हो गया। तो ये कैसा हुआ? दिस वॉज एक्सपीरियंस एज ए लीथल ब्लो। अब
कोई पूरा नए जगत में हम ही सोचे कि हम तो अपनी जगह से एक नई जगह में जाते हैं इसी पृथ्वी पर अपने ही सिटी में, फिर भी हमारे अंदर एक ऑकवर्डनेस आती है, तो ये तो पूरा इनका तो दुनिया ही उलट पलट हो गया। तो ये सारी चीजें उनको कैसे फील हुई? लीथल ब्लो मतलब उनको तो पूरा हार्ट अटैक जैसा हो गया, मृत्यु वाली फीलिंग आने लगी। लीथल मतलब क्या, का खून खराबा हो जाए ऐसा वाला। फेल्ट शॉक, धक्का लगा। बिट्रेयल, किसी ने धोखा दिया हो ऐसा फील हुआ। एबंडनमेंट, किसी ने छोड़ दिया हो ऐसा फीलिंग आया। दुख हुआ, गुस्सा आया, और गिल्ट भावना भी आई। ये सब फ्लो ऑफ इमोशन उनके अंदर चालू हो गया, जो उन्होंने अपने टाइम में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। दिस लेड टू फॉरगेटफुलनेस। यही सब ट्रॉमा होने की वजह से वो चीजें भूलने लगे। ये कौन सी चीजें हैं? कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, किस पर्पज से आए हैं। धीरे 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 इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे स्टार्ट टू फॉरगेट। एक के बाद एक के बाद एक ऐसी चीजें उनको ट्रॉमा देने लगी, आघात देने लगी। और जब हम आघात, हमको लगता है, हमको पता है कि हम बहुत सारी नॉर्मल चीजें भी हम जो करते हैं वो हम करना भूल जाते हैं, शौक में होते हैं इसलिए। तो क्या जरूरी है, ये जो शौक है, ये सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है, ये सारे जो आघात है, उनको हील करना जरूरी है। हम भूल गए, क्या भूल गए? हु वी आर, व्हाट वाज आवर पर्पस, हमारा पर्पस क्या है, क्यों आए यहाँ पे। इतना सारा ये दूरी तय करके, इतना सारा चेंज करके वो आए स्टार सीड, और खुद ही भूल गए कि क्यों आए, कहाँ से आए। Although it was a divine plan and necessary part, जब इस चीज को हम कुछ नेगेटिव वे में लेना सोचने लगे या इस चीज से दुखी हो जाए, तो ये समझना जरूरी है कि ये सारा एक दैविक प्लान था। ये पहले से डिसाइडेड था, ये पहले से बताया गया था। जब उनको प्री प्रिपरेशन में जब नॉलेज दिया गया था, तब बताया गया था कि आपका ये प्लान है कि आपको वहां जाकर ये चीजें एक्सपीरियंस करनी है, ये चीजें आप भूल जाएंगे। तब तो हमने ये एक्सपीरियंस ना होने के कारण खुशी खुशी सब एक्सेप्ट कर लिया था। क्या भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे, नया अनुभव है। कोई नई चीज जब जानते नहीं है, ट्राई करने की होती है, तो उसके लिए एक्साइटमेंट रहता है। वैसा ही कुछ एक्साइटमेंट था। और ये दैविक प्लान था कि ये होना ही है। कुछ चीजें अगर हम नहीं भूलते, तो जो हमारा जो यहाँ का रोल है, जो स्टार सीड का धरती पर रोल था, उसको परफेक्टली शायद वो नहीं निभा पाते। इसीलिए उनको अपना ओरिजिन भूलना जरूरी था। बट नाउ वी रिमेम्बर, अब हमको समझ में आ रहा है, जो लोग भी ये सुन रहे हैं, जो लोग भी ये चीजें जान रहे हैं, जो भी ये चीजें पढ़ रहे हैं, वो सब के लिए बात है कि नाउ वी रिमेम्बर हु वी आर। भले ही हमको हमारा पूरा ओरिजिन नहीं पता, पर हमको पता तो है कि हम क्या है, हम क्यों हैं, कुछ तो करने आए हैं यहाँ पे। तो जब थोड़ा सा हिंट मिलता है, तो वो पूरा एक्सप्लोरेशन जैसा हम खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। तो आगे सोलारा बताते हैं कि हु वी आर। वी आर यूनिफाइड लीजियंस ऑफ वॉरियर ऑफ लव। हम एक पूरा ऐसा समूह है, यूनिफाइड लीजियन, एक समूह, एक टीम है, वॉरियर ऑफ लव। हम प्रेम के लिए लड़ रहे हैं, एकत्व के लिए लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? किसी पर्सन के खिलाफ नहीं, किसी जीव के खिलाफ नहीं। ये जो द्वैत है, द्वैत का जो अनुभव है, जो फीलिंग है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। उसके हम वॉरियर हैं, उसके हम सैनिक हैं।
वी आर एक्टिवेटेड पिलर ऑफ लाइट। क्यों हम पिलर ऑफ लाइट को लाते हैं? क्यों हम ये सारा मेडिटेशन में विजुलाइज करते हैं कि लाइट हमारे ऊपर से होते हुए, हमारे सेंट्रल चैनल से होते हुए अर्थ तक आता है? क्योंकि हम खुद वो लाइट पिलर है, हम खुद वो लाइट बीइंग है। वी आर द रियल वॉर्टेक्सेस। हमको कहीं वॉर्टेक्स भी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। हम खुद एक वॉर्टेक्स है और हम खुद एक वॉर्टेक्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी वो है। तो कोई अगर ग्रिड में, वॉर्टेक्स पे, लाइन पे, ग्रिड लाइन पे नहीं जा पा रहा है, ले लाइन पे नहीं जा पा रहा है, इन चीजों को विजिट नहीं कर पा रहा है, वो चीज हमेशा याद रखें कि आप खुद एक वॉर्टेक्स है। जो वॉर्टेक्स वहां पे काम कर रहा है, जो वॉर्टेक्स किसी ग्रिड में है, उतना ही पावरफुल आप है। तो आप खुद वो पावर हैं। आप खुद वो पावर क्रिएट कर सकते हैं। आप खुद चीजों को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। आप खुद चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप खुद चीजों को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अब सारा चीजें जान लिया कि अवेकन है, अवेकन हो रहे हैं, पर करना क्या है? अभी भी जिनको अपना मेन पर्पस पता नहीं चला है कि यही काम मुझे करना है, तब तक तुम क्या कर सकते हो? तुम जाग गए हो, तुम जगाओ दूसरों को। टू अवेकन एज मैनी एज वी कैन। लोग बोलते हैं कि ये नहीं जाग रहा, वो नहीं जाग रहा, पर आपने कितने लोगों को जगाने की कोशिश की और उसमें से कितने लोग नहीं जागे? आपने एक जन को बोला, उसने नहीं सुना, दूसरे को बोला, फिर प्रयत्न किया, 4 जन और को बोलने का आपने प्रयत्न किया। क्या पता उस 4 में से तीसरा जो है वो जागना चाहता हो, पर आपने बताया ही नहीं। क्या पता उसके लिए सेल्यूलर मेमोरी बैंक में आप ही ट्रिगर हो। तो अपने जो वो महत्व है, अपना हेतु जो है, उसको समझिए, उसको काम में लाइए, सही दिशा लीजिए, दूसरों को जगाइए। आपका काम है बताना, जागे ना जागे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर आप तो अपना काम कीजिए। ट्रांसफॉर्म सैडनेस टू जॉय, हेट टू लव, स्ट्रगल इनटू ईज, लैक इनटू अबंडेंस। ये सारे मेडिटेशन हम जो सिखाते हैं, उसमें हर चीज में हम बताते हैं चीजों को कैसे ट्रांसम्यूट करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे एक से दूसरे स्वरूप में ले जाना है। वायलेट फ्लेम, वाइट फायर, हू तवा हू, हियर आई एम, ये सारे प्रैक्टिसेस हैं। ये सारे चीजों को काम में लाइए। इतना चीजें हम सीखे हैं, इतना चीजें हमने सिखाई है। ये सारी चीजें इन चीजों को कन्वर्ट करती है, दुख को खुशी में, हेट को प्यार में, नफरत को प्यार में, जो संघर्ष है उसको सरल में, लैक इनटू एबंडेंस, कमी का भाव जो हमेशा हमारे अंदर रहता है उससे ऊपर उठकर देखिए, किसी चीज की पृथ्वी पर कमी नहीं है। समर आते ही लोगों के अंदर टेंशन हो जाता है, ओ पानी की कमी हो जाएगी। पृथ्वी पर जितना पानी है वो पानी रिसाइकल होते रहता है, वो कहीं नहीं जाता, इस पृथ्वी के बाहर नहीं जाता है। इतना समझिए। आधे से ज्यादा तो पानी की कमी हमारी सोच से ही क्रिएट हो रही है। नहीं है, नहीं है, नहीं है का भाव ही वो क्रिएट करता है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अच्छे से समझिए, कैसे आप अपने लिए ही एक रास्ता बना सकते हैं, जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। To embrace the duality based fear and love everything to create wholeness.
ड्युअलिटी मतलब द्वैत आधारित जो डर है, जो सारी समस्या है जो खाली द्वैत के कारण ही उत्पन्न होती है, उसको समझिए, उसको एक्सेप्ट करिए। आधे से ज्यादा चीज है तो इसलिए सॉल्व नहीं होती है क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये चीज अगर आपने जो रिटर्न ऑफ द गॉडेस वाला और जो पोलैरिटी है, यानी कि जो और एक सेशन मैंने बनाया था दोनों पोलैरिटीज के ऊपर, हाउ टू बैलेंस द एनर्जी, उसके ऊपर, उसमें ये चीज समझाई हुई है कि कैसे एक्सेप्ट करने से आपको सारी चीजों के सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं। सो लव एवरीथिंग टू क्रिएट होलनेस। फिर से जब हमारे अंदर वो संपूर्णता का समझ आ जाएगा, सबको हम समान समझने लगेंगे, तो ये सारे डर है वो उड़न छू हो जाएंगे। मस्ट फॉरगिव अवर सेल्फ फॉर एनी मिस्टेक डन इन मैनी लाइव्स। बहुत लोग अपना पास्ट लाइफ जान लेते हैं, चाहे किसी के भी थ्रू हो या खुद के स्वप्नों के थ्रू हो, खुद के इंट्यूशन के थ्रू हो। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इस लाइफ में, इस शरीर में आपने जो गलतियां की है उस चीज के लिए खुद को माफ करो। अगर आपको पता है कि आपने पुराने जन्मों में कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आप गिल्ट भाव में हो, उस चीज को माफ करो। खुद को पहले माफ करो। मस्ट फॉरगिव द ऑपोजिट पोलैरिटी। उसके बाद द्वैत में जो दूसरा पक्ष है, चाहे डार्क कह लो चाहे नेगेटिव कह लो कुछ भी कह लो, उसको भी माफ करना सीखो कि वो अपना रोल निभा रहा है। आपका ही दोस्त आपके ही साथ एक नाटक में रोल निभा रहा है और वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो तुम नाटक खत्म होने के बाद खुश हो गए या दुखी हो गए कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, या तुमको ये फील हो गया कि अरे मेरे दोस्त ने इतना अच्छा रोल निभाया। तो नाटक खत्म होने के बाद जब पता है कि ये तो वो नाटक कर रहा था, वो ओरिजिनल नहीं है, तो अभी ये चीज समझना है कि जो ऑपोजिट पोलैरिटी है, जो दूसरा पक्ष है, वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है और हमसे कई गुना अच्छे से रोल प्ले कर रहा है, ये हमको भी पता है। तो क्यों ना हम भी अपना रोल अच्छे से प्ले करें। अब चलो ये सब बता दिया कि ये करना है, कैसे करना है, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें। को बोलेंगे मुझे मेडिटेशन नहीं आता, मुझसे मेडिटेशन नहीं होता है, मैं प्रयास तो बहुत करता हूँ करती हूँ, मेरे से मेडिटेशन नहीं होता है। कोई बात नहीं, इसके अलावा भी कितने टेक्निक बताए गए हैं जहाँ खाली आपको एक पूरे प्योर भाव से, मन से, शांत चित्त से वो कमांड छोड़ना है। मर्ज योर सेल्फ विथ स्टार योर सेल्फ। अपने हायर सेल्फ से जुड़ने का जो मेडिटेशन है, जो सोल इन्वोकेशन है, वो कितना कितना डिफिकल्ट है। 4 लाइन जो आपको बोलना है, आप पढ़ के भी बोल सकते हो। तो हायर सेल्फ से, उससे भी ऊपर जो स्टार योर सेल्फ, जो हायर सेल्फ से जुड़ना सीख गए हैं, उनको अब और एक स्टेप आगे बढ़ना है। उनको अपने स्टार योर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। टू बी गाइडेड, वो आपको गाइड करेगा। टू बी लिमिटलेस, आपके अंदर जो भी लिमिट वाली मर्यादित सोच है, मर्यादित पैटर्न है, उन सबको वो दूर करेगा। जो डर है, जो भय है, जो संकुचित मानव मनोभाव है, उन सबको दूर करने में वो आपकी मदद करेगा। एक्सेस द न्यू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इसके साथ साथ वो आपको नया इंफॉर्मेशन देगा जो आपके अंदर एनकोडेड है, अभी तक आपको नहीं पता है। ऐसा भी जो ब्रह्मांड के बारे में आपको नहीं पता है, जो आपके अंदर नहीं है, वो भी बताएगा। जो आपके लिए जरूरी है वो बताएगा।
और ऐसे अनुभव भी देगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ट्रस्ट मी, वो खराब अनुभव नहीं होंगे। बी इन स्टेट ऑफ फुल एम्पावरमेंट एंड ऑथोरिटी। पूरा सशक्तिकरण के साथ रहिए। ढीला ढाला, अरे क्या वो करूं क्या, ऐसा नहीं। दृढ़ता से रहिए। जो निश्चय किया वो करना है। ऑथोरिटी, अधिकार भाव से कीजिए, अपने अधिकारों को समझ के उसके ऊपर काम करें। मस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन अवर सेल्फ। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, खुद के अंदर विश्वास रखना है कि हाँ, ये मेरा काम है और ये मैं कर सकता हूँ। मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। एक बार सोच के तो बैठिए। ज्यादातर लोग यही सोच के बैठ जाते हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। एक बार अपने थॉट्स को अलाइन कीजिए। नो डाउट्स, नो फियर, बट अ ट्रू बीइंग ऑफ लाइट। प्रकाश के जीव कैसे होते हैं? उनको ना कोई डाउट आता है, ना कोई डर है। वो अपने में, अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको गाइड करते रहते हैं। इनहेबिट द अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी हियर एंड नाउ। जिन लोगों ने अन अमुआ का सेशन देखा है ध्यान से, उनको पता होगा अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी क्या है। जिनको नहीं पता उनको शॉर्ट में समझा देती हूँ। अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी वो है जो अभी यहाँ पे अस्तित्व में नहीं है, पर हम बनाना चाहते हैं। द्वैत से परे वाली दुनिया, सब खुश है। जो एंजल वाली बात बताई थी वो लिमिटलेस है। वो अच्छे से रह रहे, पृथ्वी पैराडाइज जैसा था, स्वर्ग जैसा था। ये अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी है। आपके लिए आपका अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी कैसा होना चाहिए, आपका ओवर सेल्फ आपको बताए। तो उसको जीना है। हम वैसे जीना शुरू कर देंगे ना, तो वो रियलिटी अपने आप बनती जाएगी। और अब लास्ट में ये बात आती है कि ये सब क्यों करना है, वाई। तो जिनको अभी भी समझ में नहीं आया कि क्यों करना है, तो ये समझिए, नथिंग इज सेपरेट फ्रॉम वन। जो पहला तारा था, जो गोल्डन स्टार था, जिसमें से ये सारी रचनाएं हुई हैं, उससे कोई अलग नहीं है। हम सारे के सारे, चाहे भले ही वो स्टार सीड नहीं है, पर वो पृथ्वी के जीव तो हैं। पृथ्वी कहाँ से बना? उसी स्टार में से टूट कर बना है। तो अल्टीमेट वन जो है, उससे अलग कुछ नहीं है। और ये थियोरी भी है कि जब समय खत्म होगा तो फिर से सब एक हो जाएगा। तो अब ये ड्युअलिटी का खेल बहुत हो गया। हमने समझ लिया क्या है क्या नहीं। अब जो नहीं जानते हैं उनको बताना है कि भाई अब बहुत हो गया, सबने अपना अच्छा रोल निभा लिया, अब ये ड्रामा खत्म करते हैं, अब पैकअप। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमको वही जाना है, वन ही बनना है। तो अभी से क्यों ना बने? क्यों ये माया की झंझाड़ में रहकर हम वही दुख दर्द यही सब सहते रहे? इससे अच्छा हम अपना अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी ना क्रिएट कर। इन अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वन। वहां सब एक से ही बना है, एक ही है। नमक का एक कण हो या नमक का गुत्था हो या नमक का पहाड़ बनाया हो, सब नमक ही है। नाउ और लेटर, अभी इसी वक्त या कभी भी फ्यूचर में, ऑल फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस विल रिटर्न टू वन। इन सारे जितने भी जो बिखरे पड़े हैं, चाहे ड्युअलिटी में हो चाहे वननेस में हो, इन सब को एक होना है।
चाहे प्रलय के थ्रू हो, चाहे हम अच्छी रियलिटी क्रिएट करके सब एक साथ असेंड हो, स्टार सीड भी असेंड हो, अपने साथ साथ पृथ्वी को भी असेंड कर ले, पृथ्वी के जीवों को भी असेंड कर ले। अब चॉइस आपकी, आपको क्या करना है? खाली स्टार सीड अकेले जाए, या पृथ्वी को भी साथ ले जाए, या पृथ्वी को सर्वनाश करके फिर उसको असेंड करवाएं? ये चॉइस इन अवेकन जीवों के पास है कि किसको क्या करना है। तो यहाँ पे सोलारा की बुक से जितना भी मैंने कंटेंट लिया था वो यहाँ पे पूरा होता है। ये एक और रेफरेंस है जो इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए मैंने ये 2 लाइन जो है वो 2 पैराग्राफ वहां से लिए हैं। Most human beings on the planet have been created in this planetary system. इस धरती पर, पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं वो इसी पृथ्वी की प्रणाली में बनाए गए हैं। यानी कि जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब, मोस्ट ऑफ, मतलब उसमें से ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इसी पृथ्वी पर बनाए गए हैं, इसी पृथ्वी पर, पृथ्वी के जीव हैं। बट देर आर मैनी हु हैव कम टू दिस प्लैनेट फ्रॉम अदर स्टार सिस्टम। पर कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे ग्रह से आए हैं। मोस्ट ऑफ देम विद द एम टू रेज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लैनेट। जो दूसरे ग्रह से थोड़े से आए हैं, उनका क्या काम है? टू रेज द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्लैनेट। धरती का वाइब्रेशन, कंपन, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको उठाने के लिए, एसेंशन के हेल्प करने के लिए वो आए हैं। तो वो कौन है? वो है स्टार सीड। तो पूछा कि विल वी रिमेंबर हु वी आर एंड द पर्पस ऑफ आवर बीइंग ऑन अर्थ एट सम पॉइंट? क्या हम कभी अपना हेतु जान पाएंगे, या हम कौन है ये जान पाएंगे? हमको पता चलेगा हम स्टार सीड हैं कि नहीं? सबके मन में सवाल होगा ना, जिनको नहीं जानते उनको होगा मैं पृथ्वी का जीव हूँ या स्टार सीड हूँ, मैं क्या हूँ? तो मुझे कब पता चलेगा? जो नहीं जानते उनके मन में ये प्रश्न होगा, मुझे कब पता चलेगा? तो उसका जवाब दिया, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी डज रिमेम्बर देयर पर्पस व्हेन दे रीच सर्टेन लेवल ऑफ कनेक्शन विद देयर हायर सेल्फ, विद देयर सोल। जरूर पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा? सबको पता चलेगा। पर कब? जब अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने सोल के साथ वो एक लेवल तक कनेक्शन बनाए, एक लेवल तक, एक स्तर तक वो उनसे जुड़ेंगे, तब आप उस पर्पस को, उस हेतु को, तब आप जान पाएंगे। तो ये था स्टार सीड का लास्ट पार्ट, इस सीरीज का लास्ट एपिसोड। तो अब तक हमने स्टार सीड के बारे में सारा इंफॉर्मेशन लिया। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इस समय में खगोलीय घटनाएं जो घट रही हैं, सूर्य में जो बदलाव आ रहे हैं, सूर्य का जो एक्टिवेशन हो रहा है, उसका सीधा असर पृथ्वी पर हो रहा है। पृथ्वी का वाइब्रेशन भी चेंज हो रहा है, और पृथ्वी अपने एसेंशन के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ पृथ्वी के सभी जीव उसी एसेंशन क्रिया से गुजर रहे हैं। उसमें साधारण मनुष्य भी है और ये स्टार सीड्स भी है। तो स्टार सीड्स अभी जाग रहे हैं, इसलिए ये इंफॉर्मेशन अभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर स्वयं को स्टार सीड मानते हैं, या आपको लगता है कि पृथ्वी पर जन्म लेना आपका एक महत्वपूर्ण कार्य है और उस पर्पस को आप जानना चाहते हैं, तो ये स्टार सीड का पूरा सेशन जो है, इसके सारे एपिसोड जो है आप एक 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 करके देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये सेशन सब आपको सहायता कर रहे हैं। हमारा जो भी नॉलेज है या जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, ये कहीं पर भी आपको किसी भी फॉर्म में हेल्प कर रहा है, तो आप
हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करके सहायता कर सकते हैं। आपका एक अमाउंट जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हमें आगे आने वाली सेरेमनीज और प्रोग्राम्स के लिए हेल्प करता है। आगे आने वाले समय में हम ग्लोबल सेरेमनी में भाग लेंगे, और आने के बाद हम वो सारा इंफॉर्मेशन, नॉलेज, प्रैक्टिसेस आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए भी हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो आप हमें यहाँ दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उसके माध्यम से आप अपना कोई भी राशि हमें सपोर्ट दे सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम।